ये कन्फर्म हम कॉन्फिडेंट हैं कि 404 पार हम करने जा रहे हैं और बिहार में 40 सीट एनडीए जीतेगी। इसके लिए हिंदुत्व और सनातन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का निर्माण। विपक्ष उस समय भी राम मंदिर निर्माण पर हमलावर था। अलग अलग तरह की भ्रांतियां लोगों में फैलाई जा रही थी। मेन एजेंडा है भारत का विकास, विश्व में भारत नंबर 1 पर कैसे खड़ा हो। गरीबों के लिए मोदी जी ने हर तरह के योजनाओं को चालू किया, जिसमें सबसे बड़ा आयुष्मान कार्ड है। बड़ा योजना, जिन महिलाओं की आंख में आंसू आ जाते थे चूल्हा फूंकने में, आज उन महिलाओं के लिए आसानी से आपके दरवाजे पर बटा उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन। बिहार में लालू जी ने सरकार चलाया लंबे समय तक, और उसमें बिहार का विकास नहीं हुआ, उनके व्यक्तिगत लोगों का विकास हुआ, भ्रष्टाचारियों का विकास। याद है कि हमने अपने कॉलेज के दिनों में 10 किलोमीटर की सड़क पर यात्रा 1.5 से पौने 2 घंटे में हम लोग करते थे, वो भी कलेजे पर हाथ रखकर कि गाड़ी कहीं पलटी न खा जाए। आप सभी का अभिनंदन है हमारे यहाँ। मैं रितेश कुमार सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ रखा है और आप सभी मीडिया बंधुओं को बुलाने का सबसे मूल उद्देश्य है कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में 24 घंटे 365 दिन काम करते हैं और सरकार के सभी कार्यों को आप लोग जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप लोगों से बड़ा कर्मयोगी लोकतंत्र में कोई नहीं है। मैं आप सभी के माध्यम से अपनी बात जनता के समक्ष ले जाने के लिए आज यह प्रेस वार्ता किया हूँ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में आई। आने से पहले उन्होंने जितने वादे किए थे, आज लगभग 80% वादों को उन्होंने पूरा कर दिया। देश के लिए, हिंदुत्व और सनातन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था राम मंदिर का निर्माण, जिसके लिए भाजपा शुरू से प्रयासरत थी। विपक्ष उस समय भी राम मंदिर निर्माण पर हमलावर था। अलग अलग तरह की भ्रांतियां लोगों में फैलाई जा रही थी, लेकिन मोदी जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने उसको भी पूरा कर दिया। उस प्रश्न का भी अंत हो गया, तारीख भी बताया, मंदिर भी बनाया और राम लला के दर्शन भी पूरे हिंदुस्तान को कराए। लेकिन प्रश्न आज तक विपक्ष का बंद नहीं हुआ। बुलाने पर निमंत्रण को स्वीकार भी नहीं किया, लेकिन प्रश्न आज भी करते हैं। विषय यह है कि देश का विकास कैसे हो। भाजपा का मेन एजेंडा है भारत का विकास, विश्व में भारत नंबर 1 पर कैसे खड़ा हो। आज तीसरी अर्थव्यवस्था के स्थान पर, उस मकाम तक भारत पहुंचने जा रहा है। आप लोगों को इन विषयों की जानकारी होगी भी और आप लोग इस खबर को पहुंचा भी चुके होंगे। किसानों के लिए अधिकतम समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए हर साल प्रयास किया जाता है। अब तो मोदी जी की सरकार यह भी करने जा रही है कि अब आपके प्रखंड स्तर पर ही आपके अनाज का क्रय नियमानुसार प्रतिदिन
किया जाएगा, जिसका भुगतान सेम डेट किया जाएगा। आपको अब भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। और देश का सर्वांगीण विकास अगर करना है तो किसानों का विकास प्रथम मुद्दा होना चाहिए, जिसके लिए आज प्रदेश कार्यालय में हमारे आज ही अभी हम वहीं से आ रहे हैं। हमारे बिहार सरकार के कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने संबोधन में कहा कि मोदी जी की सरकार का प्रथम लक्ष्य है मजबूत किसान, तभी समृद्धशाली देश बनेगा। हर गरीबों के लिए मोदी जी ने हर तरह के योजनाओं को चालू किया, जिसमें सबसे बड़ा आयुष्मान कार्ड है। आप समझ सकते हैं कि देश की इतनी बड़ी गरीबी में जी रही आबादी के लिए आयुष्मान कार्ड कितना बड़ा सहयोगी साबित हुआ है। आप किसी गरीब परिवार को अगर कोई भगवान न करे बीमारी हो जाती है तो उसे पैसों के लिए कितना भटकना पड़ता है, आप लोग देखे होंगे। लेकिन वह आयुष्मान कार्ड एक बहुत बड़ा साधन बना कि एक गरीब परिवार का व्यक्ति भी अच्छे अस्पतालों में जाकर अपने परिवारजनों की समुचित इलाज के लिए इंतजाम कर पाता है। आयुष्मान कार्ड योजना के साथ उज्ज्वला योजना, जिन महिलाओं की आंख में आंसू आ जाते थे चूल्हा फूंकने में, आज उन महिलाओं के लिए आसानी से आपके दरवाजे पर बटा उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन। लोगों ने बीच में कुछ प्रश्न डाला कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम अधिक बढ़ा, बीच में सब्सिडी भी आपके खाते में आती थी। वो आप लोग भी जानते हैं कि पेट्रोलियम के निर्माता हम नहीं हैं, हम कंज्यूम करते हैं। और कंज्यूम करने में जो हमारी लैंडिंग प्राइस आती है उसमें भी मोदी सरकार कुछ ना कुछ कम करती है, घटाती है। जिसके मैन्युफैक्चरर हम हैं उसमें अत्यधिक कमी हम लोग लाए। आज सरसों का तेल हर घर की नीड है। सरसों का बेहतर क्वालिटी हम लोग तेल 140 रुपये प्रति किलो अभी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अगर किसानों के सरसों की कीमत के आधार पर और उसके प्रोडक्शन कॉस्ट को जोड़कर अगर आप देखेंगे तो सरसों तेल एकदम न्यूनतम दर पर आपको मिल रहा है। ऐसी योजनाएं तमाम चलाई गई और आज भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को यह टास्क दिया गया कि जितने भी प्रकार के लाभ चलाने के लिए योजनाओं का शुरुआत मोदी सरकार ने किया और उसके जितने भी लाभार्थी हैं उनके घर घर जाकर उनसे पूछना है कि आपको लाभ सही ढंग से मिला या नहीं, और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, उसके समाधान पर जाना है, और मिला है तो फिर उनकी क्या अपेक्षाएं हैं अगर अगली बार जो सरकार हमारी बन रही है। विपक्ष जो आज कह रहा है केंद्र में कांग्रेस की कि मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, तो आज़ादी के बाद 65 वर्षों में उन्होंने क्या किया था, जरा उसकी समीक्षा भी वो सामने रखते तो ज़्यादा बेहतर होता। बिहार में लालू जी ने सरकार चलाया लंबे समय तक और उसमें बिहार का विकास नहीं हुआ, उनके व्यक्तिगत लोगों का विकास हुआ, भ्रष्टाचारियों का विकास हुआ, उनके साथ जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग रहते थे उनका विकास होता था। मुझे याद है कि हमने अपने कॉलेज के दिनों में 10 किलोमीटर की सड़क पर यात्रा 1.5 से पौने 2 घंटे में हम लोग करते थे, वो भी कलेजे पर हाथ रखकर कि गाड़ी कहीं पलटी न खा जाए। आज एनडीए सरकार की बदौलत वह दूरी मिनटों में हो गई है। किस आधार पर ये लोग दावा करते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। मेरी उम्र जो है 46 एंड अबव है। मैंने उनके कार्यकाल को भी देखा है, मैं आज एनडीए सरकार के भी कार्यकाल को देख रहा हूँ। मैं एक व्यक्ति के आधार पर, भाजपा नेता का नहीं, व्यक्ति के आधार पर अगर इसका समीक्षात्मक बयान करूँ तो काफ़ी कुछ शब्द है इसके लिए। और
हमारी सरकार 404 पार के मुद्दे पर जो आज चुनाव मैदान में है, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो मुझे ये कन्फर्म हम कॉन्फिडेंट हैं कि 404 पार हम करने जा रहे हैं और बिहार में 40 सीट एनडीए जीतेगी, क्योंकि वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद समाप्त होगा। जितना लूटा है भ्रष्टाचारियों ने, उसी लूट को हम रोक कर अगर जनता के बीच में देते हैं तो जनता को वह लाभ समझ में आएगा। किसानों के खाते में जो आज 6,000 रुपये प्रति वर्ष जाते हैं, अगर उन भ्रष्टाचारियों के माध्यम से जाते तो 2,000 रुपये भी किसानों के खाते में नहीं पहुंचते, जो अब सीधे सीधे उनके खाते में जाते हैं। उसके लिए कहीं कोई पैरवी की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कर रही है मोदी सरकार और मुझे भरोसा है कि अगले 10 वर्ष तक और भी मोदी सरकार रहती है तो भारत के एक एक बच्चे का, जो आज गरीबी में से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो कल एक सामान्य जीवन जीने लगेंगे, ये गारंटी है। सवाल है लास्ट में, आपने कहा कि एनडीए की 40 सीट बिहार में है। 2 दिन पहले एनडीए आपके गठबंधन के चिराग पासवान की पार्टी उसमें से तकरीबन 12-15 जो कार्यकर्ता है, जो मुस्लिम जो कार्यकर्ता है, इस्तीफा दिए। कहीं इस बात से आप खड़े नहीं कर सकते कि ये चिराग पासवान की पार्टी को? आपने कार्यकर्ता पूछा कि कार्यकर्ता चिराग पासवान जी की पार्टी से इस्तीफा दीजिए, यही बोला ना। कोई नेता इस्तीफा नहीं दिया, कोई नेता इस्तीफा नहीं दिया। जो नेता अपने आप को मानकर इस्तीफा दिए, उससे इंडिया गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो लोग चुनाव के बाद फिर आ जाएंगे। आप भाजपा का अजय निषाद जो है कि है आपका एमपी में, जब वो कांग्रेस, देखिए, वो उनकी विचार व्यक्तिगत विचारधारा है और लोभ के कारण ऐसा होता है। आप समझिए, अगर हम गठबंधन में ट्रिपल अलायंस में जा रहे हैं, हम चुनाव मैदान में, तो हमारे पास 17 सीटें लड़ने को मिली हैं। हम तो 17 में ही लड़ेंगे ना, 17 ही प्रत्याशी देंगे। और भाजपा पूर्ण लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ कोई इसका मालिक नहीं है, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, अन्य पार्टियों की तरह इसमें चेयरमैन होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, इसमें नहीं है। यहाँ सबको चांस मिलना है। कल आप हैं, आज हम होंगे, हो सकता है फिर हमारे बाद कोई दूसरा होगा। यह क्रमशः बदलाव होता रहेगा। आप बेहतर करते, तो जितनी पार्टी में बहुत सारे टिकटों में फेर हुआ है, बदलाव हुआ है, दूसरे कैंडिडेट को दिया गया है, तब तो लोग छोड़कर दूसरी जगह भाग जाएं। जिनके मन में लोभ बैठा हुआ है कि नहीं मुझे मिलना ही चाहिए, फिर तो ये अलग बात है। गारंटी की बात करें, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार भाजपा आएगी तो आग लग जाएगी। कौन बोला है? राहुल। अच्छा, तीसरी बार भाजपा आएगी तो आग लग जाएगी। वो आएंगे तो स्वर्ण भारत बना देंगे। अरे उनको तो अपने पिताजी से पूछना चाहिए था, उन्होंने क्या किया था। पिताजी जो किए होंगे लिखा होगा ना कहीं, है ना। उनकी दादी थी इंदिरा जी, उनसे पूछना चाहिए था। उन्होंने स्वर्णिम काल क्यों नहीं लाया? अगर वह स्वर्णिम काल लाए रहते तो शायद आज भाजपा पनपी ही नहीं रहती। उन्होंने ये भी कहा कि 400 जो आप लोग बोल रहे हैं कि फिक्सिंग वाला जीत हो रहा है, आप लोगों ने फिक्सिंग कर रहा है। वो गलतफहमी में है। वो क्यों नहीं फिक्सिंग कर लेते? उनसे कम, उनसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? उनके पास तो विदेशों में ढेर सारा पैसा फंसा हुआ है। वो तो चाहे तो एक एक वोट खरीद लेंगे, लेकिन जनता का विश्वास कैसे खरीद लेंगे आप? एक बात आप जान लीजिए, आज जनता सबसे अधिक समझदार है। जनता सब कुछ देख रही है। पहले वाली बात अब नहीं रही। अब खेत में काम कर रहा मजदूर भी एंड्रॉयड फ़ोन देखता है और उस पर सारे समाचार देखता है। आप जो आज चला रहे हैं, ये निश्चित किसी न किसी घरों में, गांव देहात में भी पहुंचेगा ही नहीं। वो देखेगा इसको, वो हर चीज़ की समीक्षा करता है। और राहुल गांधी जी क्या कर सकते हैं? वो तो अपनी पार्टी को नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, तो फिर सरकार क्या बनाएंगे और देश को क्या चलाएंगे? हमेशा कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। ठीक है, उनके पास 10-15 को लाइन है, उसको याद करके वो बैठे हुए हैं, वही बकते रहते हैं। वो तो आलू का फैक्ट्री लगाने के लिए बोले हैं। अब वो फैक्ट्री कहाँ से लाएंगे तो वही जानते होंगे।